हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1। अभी हम कॉन्जिक्यूटिवली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को साथ लेके चलेंगे। अभी तक हमने बायो के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब क्योंकि लगता है क्यूसीआई जल्द से जल्द एग्ज़ाम की डेट बता देगा, तो उससे पहले पहले अगर हमारा सिलेबस हो जाए ताकि हम क्वेश्चन मैक्सिमम अमाउंट में कर सकें, इसलिए हम अ, तीनों को साथ में लेके चलेंगे। तो आज से हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि केमिस्ट्री क्या है ना। केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है मैटर की कंपोजिशन के साथ। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, है ना, उसको मैटर कह देते हैं। और बेसिकली केमिस्ट्री क्या होती है? मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, इन सब के बारे में जब हम जिस सब्जेक्ट में बात करते हैं वो केमिस्ट्री होती है। ठीक है। फ्रेंच केमिस्ट लेवेसर जो थे, एंटन वॉन लेवेसर, इनको ही हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले सब्सटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि सब्सटेंस क्या होता है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और मास, उसको अपन क्या कह देते हैं? मैटर कह देते हैं। ठीक है। तो पहले के जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो 5 तत्व होते हैं, है ना, तो जो मैटर होता है बेसिकली वो उन 5 तत्व से बना हुआ था। दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है। इन 5 तत्व से ये बना होता है। ठीक है। उसके हिसाब उन लोगों के हिसाब से जो लिविंग और नॉन लिविंग है वो बेसिक 5 एलिमेंट से बने हुए होते हैं। ठीक है। फिर इंडियन सेज महर्षि कन्नड़, है ना, महर्षि कन्नड़ जो थे was perhaps the first to suggest that all forms of matter are composed of very small tiny particles। ठीक है। तो ये भी एक इंडियन थे और इन्होंने क्या बताया था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको उन्होंने नाम दिया अणु। ठीक है। एंड इस अणु के भी जो सब पार्टिकल्स होते हैं उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है। उस अणु के भी जो सबसे छोटे पार्टिकल्स है उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। ठीक है। फिर डोमोक्रेटिस थे, उन्होंने भी सेम फिलोसफी निकाली, बट उस छोटे से जो पार्ट थे जिसे अणु कह रहे थे महर्षि कन्नड़, उसे क्या कह दिया? एटम कह दिया। ठीक है। अब इस चार्ट से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बेसिकली जो मैटर है वो कैसे सब डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो मैटर के 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक फिजिकली और केमिकली। ठीक है। फिजिकली 3 स्टेट आ गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सबसे 3 कॉमन स्टेट है। उसके अलावा चौथी और पांचवी कौन कौन सी है? चौथी है प्लाज्मा और पांचवी है बोस आइंस्टाइन। ठीक है। उसके बाद फिजिकली तो हम 5 होती हैं बेसिकली, हमने 3 में और 3 ही हम क्लासिफाई करते हैं। केमिकली हम देखें तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है। प्योर में आ गया एलिमेंट और कंपाउंड, मिक्सचर में होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ठीक है। एलिमेंट भी 3 तरीके के हो गए, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और मेटेलॉइड्स। ठीक है। मेटेलिक और नॉन मेटल्स और नॉन मॉडल्स की दोनों प्रॉपर्टी कैरी करने वाले को अपन मेटेलॉइड्स कह देते हैं। ठीक है। मिक्सचर हमें पता चल गया होमोजेनस और हेट्रोजेनस। कंपाउंड कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है। ऑर्गेनिक बेसिकली जो कार्बन कार्बन जिसमें इम्पोर्टेंट हो, कॉन्स्टिट्यूंट हो, मतलब कार्बन की ही स्टडी को अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं बेसिकली। और कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब जितने भी हैं ये सब इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम तीनों स्टेट देख लेते हैं, है ना। सॉलिड स्टेट क्या होता है? देखो बेसिकली मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत कम, इनके अंदर क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है तो मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, जिससे क्या होता है? रिजिड हो जाते हैं, ये रिजिड हो जाते हैं, टफ हो जाता है ना। तो इसलिए सॉलिड होते हैं बेसिकली। सॉलिड होने का रीज़न तो ये होता है। तो a solid possesses definite shape and definite volume, which means that it cannot be compressed on applying pressure। क्योंकि रिजिड होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह ही नहीं है, कुछ और आ ही नहीं सकता, है ना, इसलिए वॉल्यूम भी फिक्स होती है। सॉलिड्स आर जनरली हार्ड एंड रिजिड। ठीक है। एग्जाम्पल मेटल्स, वुड, ब्रिक्स, कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है। फिर है लिक्विड। देखो लिक्विड में क्या होता है कि थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। ठीक है। थोड़ा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इनकी डेफिनाइट जो है वॉल्यूम होती है पर कोई शेप नहीं होता, इसलिए इनको हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी शेप में आ जाएंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल है वाटर, मिल्क, ऑयल, एल्कोहल एक्सेट्रा।
उसके बाद है तीसरा गैसेस। गैसेस में तो भैया बहुत ही मतलब दूर दूर तक आप मॉलिक्यूल्स रख सकते हो, तुम रख सकते हैं, मतलब दूर दूर तक ही मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें, बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इनको हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इसको कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं अपन, ठीक है। और इसका कोई शेप तो होता नहीं है, ठीक है। तो अगर डज नॉट हैव ईदर अ डेफिनाइट वॉल्यूम और डेफिनाइट शेप, इट कैन बी कंप्रेस टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन अप्लाइंग प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो कंप्रेस हो जाएगी आसानी से, ठीक है। एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद ये जो है बेसिकली तीनों स्टेट को इंटरचेंज करते हुए बताया गया है। सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है, देन लिक्विड जो है अपना गैसेस में चेंज हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, अगर हम सॉलिड देखो, ये जो ट्रायंगल होता है ना, ये पूरी केमिस्ट्री में किसका सिंबल होता है, हीट का। तो अगर मैंने सॉलिड को हीट कर दिया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को मैंने हीट कर दिया तो वो वेपर में चेंज हुआ। ऐसा कैसे हुआ, उसका रीज़न ये है कि देखो यहाँ पर जो है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस है, जैसे ही मैंने टेम्परेचर राइज किया तो ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगेंगे, है ना। तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अराइज हो जाएगा। तो सॉलिड सॉलिड नहीं रहेगा, लिक्विड हो जाएगा। और लिक्विड में भी मैं क्या कर दूँ, टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो और मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लग जाएंगे, तो गैस में चेंज हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न ये होता है, ठीक है। तो ठीक है, सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में, लिक्विड चेंज हो गया वेपर में। अगर मैंने ये हीट करा, ये सब तो हीटिंग में चल रहा है ना, मैंने हीट करती गई मैं तो ये सब हुआ। अब मैंने वेपर को कूल कर दिया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को मैंने कूल कर दिया तो वो सॉलिड में चेंज हो गया, ठीक है। देन वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेजेस। ये इसका एग्जाम्पल है बेसिकली, है ना, जो अभी हमने पढ़ा है कि देखो आइस जो है अपनी चेंज हो गई वाटर में, देन वाटर अपना वेपर में चेंज हो गया। अब वेपर क्या है, गैसेज है, अब है ना, इसको मैंने कूल किया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, उसको मैंने कूल किया तो सॉलिड में चेंज हो गया। उसके अलावा अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 4 स्टेट प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन जो है 5th स्टेट होती है, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, सुपर एनर्जेटिक होती है, ठीक है। इसमें सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। आयनाइज्ड का मतलब क्या होता है, देखो, आयनाइज्ड का मतलब कहीं पे भी पूरी केमिस्ट्री के अंदर आए तो उसका मतलब ये होता है कि सपोज ए है, ठीक है, मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है ए और उसको मैंने आयनाइज्ड कर दिया, दैट मीन्स या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है या फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आयनाइज्ड फॉर्म हो जाती है। तो ये आयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जब मैटर को बहुत हीट कर देते हैं हम हाई टेम्परेचर पे, तब हमको प्लाज्मा मिलता है। द प्लाज्मा इज अ कलेक्शन ऑफ फ्री, हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाईली जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका ये क्या होता है, उसमें मतलब प्लाज्मा स्टेट में बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज पार्टिकल्स और हाईली एक्साइटेड चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं अपन को, ठीक है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स वगैरह हम देखते हैं, नियॉन साइन बल्ब्स, ये सब क्या करते हैं, इनर्ट गैस को कंटेन करते हैं। इनर्ट गैस अभी हम आगे पढ़ेंगे। जो 18th ग्रुप होता है ना, वो अपना किसका होता है, इनर्ट गैसेस का होता है, ठीक है। तो नोबल गैस और इनर्ट गैस दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैसेस, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा दैट मेक्स CFL ट्यूब लो, ठीक है। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा की वजह से ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा की वजह से ही CFL जो ट्यूब होती है वो अपनी मतलब बेसिकली जो अपनी लाइट वाइट दिखती है वो उसकी मदद से ही दिखती है। फिर जो है अपनी 5th स्टेट जो है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं लास्ट में इसके बताऊंगी कि 3 सितंबर को एक क्वेश्चन आया गया था जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, ठीक है। ये सत्येंद्र नाथ बोस जो थे, इंडियन थे, उन्होंने ही बताई थी और बाद में फिर अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी एग्री किया था इस बात से कि हाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। ये देखो एकदम अपोजिट है, कैसे वो प्लाज्मा स्टेट के, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, ये अपोजिट क्यों है प्लाज्मा स्टेट का, क्योंकि वहाँ पे हमको क्या चाहिए था, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर चाहिए था, है ना। हाई टेम्परेचर के अंदर भी ये होता है और यहाँ पर हमको सुपर लो टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। कैसे बनती है ये स्टेट, सुपर कूलिंग करानी होती है किसी गैस की, ठीक है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे, मतलब डेंसिटी इतनी कम होनी चाहिए कि 1
थाउजेंथ ऑफ जो हमारी एयर की डेंसिटी होती है, इतनी कम। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सुपर लो टेम्परेचर पे, उसको अपन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं, है ना। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। ठीक है। देन आता है प्योर सब्सटेंस, अ सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ठीक है। कोई सिंगल सब्सटेंस जो कि अदर काइंड में सेपरेट ना हो सके, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में देखो, एक मैटर होता है, एक मिनट रुको। हाँ, तो देखो प्योर सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस उसके अंदर कुछ और एडिशन नहीं होता, कोई मिक्सचर नहीं होता, तो वही प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट, अब इसके अंदर भी देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से एलिमेंट है ना। एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है, ये क्या है, सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इसको अपन क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल्स में, है ना। मेटल्स में, नॉन मेटल्स में। कैसे करेंगे, मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना। नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या, जो कि नॉन मेटल्स और मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। इस तरह से डायगोनल शेप में ऐसा पीरियोडिक टेबल में दिखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे। गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है। मेटल्स आर सॉलिड्स, सॉलिड होते हैं मेटल। ठीक है। मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। लिक्विड जो होता है रूम टेम्परेचर पर, कौन सा होता है वो, मर्क्यूरी। उसके बाद दे हैव अ लस्टर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। क्या होता है, दे हैव अ लस्टर मतलब चमक होती है मेटल्स में, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, है ना, तभी तो हम ज़्यादातर जगह इनको यूज़ करते हैं सर्किट वगैरह में। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज क्यों होती है, ये समझने वाली चीज़ है। कंडक्टिविटी डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज भी कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज का वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, रुकावट बनता है। तो इसलिए जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, सिंपल है। देन एग्जाम्पल इसके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा। ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं मेटल्स के, है ना। दे डू नॉट पोजेस लस्टर, उनमें कोई लस्टर नहीं होता। एक्सेप्शन है इसका आयोडीन। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, है ना। नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल, दैट इज कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। ठीक है। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी। मेटलॉइड्स मैंने आपको बताया था कि इनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है। देन आते हैं अपने कंपाउंड्स। कंपाउंड्स अपन किसे कहते हैं, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस दैट आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है। सपोज H2O है, तो H2O क्या है, कंपाउंड है। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में ये बने हुए होते हैं। ठीक है। कंपाउंड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कौन से आते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। ठीक है। जो लिविंग सोर्स से मिलते हैं हमको, उससे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। पर लेकिन बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन के कॉन्स्टिट्यूट, मतलब कार्बन उसका मेन एलिमेंट होता है। कार्बन और कार्बन की ही स्टडी को ऑर्गेनिक में ही कंसिडर किया जाता है। इनऑर्गेनिक अपार्ट फ्रॉम कार्बन, है ना, कुछ भी अलग कार्बन से, वो सब इनऑर्गेनिक में आता है। ठीक है। देन मिक्सचर, टू और मोर सब्सटेंस को अगर हम मिक्स कर दें तो बेसिकली वो मिक्सचर हो जाते हैं। दो तरीके के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस बेसिकली क्या होता है, वो मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। सपोज मैंने 1 ग्राम शुगर लिया और 1 ग्राम सॉल्ट लिया, तो ये कौन सा मिक्सचर हुआ। सपोज मैंने इसको मिक्स किया इस तरह से, ये तो हो गया अपना शुगर, और ये इसके अंदर
ये हो गया इसका, मतलब ये हो गया सॉल्ट। तो बेसिकली मैं बोलूंगी तो उसको मिक्स करने में, मतलब अगर मैंने इसको मिक्स कर दिया है तो मैं आपको बोलूंगी कि इसको सेपरेट कर दे, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इसको करने में। ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हुआ ये किसका हुआ, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। उसके अलावा अगर मैंने बोला कि 1 ग्राम शुगर ली और 1 kg एप्पल, इनको मिक्स कर दिया, और मैंने बोला कि इनको हटा अलग अलग कर दो, मुझे अलग चाहिए, तो तुमने मुझे फटाफट से ला के दे दिया। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, हेटेरोजेनस का। ठीक है। तो वही है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, सेड टू बी इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड देयर इज नो विजिबल बाउंड्रीज। वही ये सही है ना, मतलब बहुत अलग करने में हमको टाइम लग रहा है। अगर मैं पानी में घोल के दे दूं तुमको नमक और बोलूं अलग करो, तो नहीं कर पाएंगे, है ना। और हम इसको बेसिकली माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है, कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, आयोडीन डिजॉल्व इन CCl4, बेंजीन। ठीक है। देन आता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजेनस इफ इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर इनकी कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, थ्रू आउट इट हैज अ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ separation between the various constituents. The different constituent of a heterogeneous mixture can be seen even with the naked eye. ठीक है। इसको अब देखो यार, शुगर और एप्पल को हम ऐसे ही डिफरेंस देख सकते हैं उनमें, है ना। तो अब मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, अब मैंने कील डाल दी मिट्टी के अंदर, तो तुम उसको अलग कर सकते हैं, है ना। वही है। देन आगे है, अब जैसे मिक्सचर को, ये तो हमने सिंपली ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे जिनको हम आसानी से अलग कर सकते थे हेट्रोजेनस में, जो भी हमने एग्जाम्पल देखे। अब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, बहुत तरह तरीके के अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती है जिनसे हम सेपरेशन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कोई टेक्निक नहीं होती, बट स्टिल सपोज सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया हमने हीट देके, देन लिक्विड को हीट किया, वो चेंज हुआ हमारा गैस में ऐसा कोई प्रोसेस जिससे सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, है ना, उससे अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो घर में मम्मियाँ यूज़ नहीं करती, कपड़ों के अंदर डाल देती है नेपथिलीन बॉल्स वो, और पूजा के अंदर कैम्फर। ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन प्रोसेस का, कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज हो रहा है लिक्विड में आए बिना। ठीक है। और देखो, ये सॉलिड से चेंज हुआ गैस में, इसका जस्ट अपोजिट, गैस से चेंज होना सॉलिड में, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं होट रोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है अपना जो नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। ठीक है। फिल्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे चाय पत्ती को हम छान लेते हैं चाय बनाते टाइम, तो वैसे ही जो इम्प्योरिटी है उसका रिमूवल हो जाना किसी लिक्विड से बाय सस्पेंशन, और उसमें छन्नी का काम जो है वो क्या करेगा, फिल्टर पेपर करेगा। ठीक है। देन है एवोपरेशन, लिक्विड को वेपर में चेंज हो जाना एट रूम टेम्परेचर, उसको कहते हैं हम एवोपरेशन। ठीक है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। देन है क्रिस्टलाइजेशन। 11th क्लास में सबसे पहला प्रैक्टिकल जो कराते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन ही कराते हैं, अगर किसी के पास साइंस हो तो क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि सेपरेशन होता है बेसिकली। देखो, इस ये सारे प्रोसेस हम कर क्यों रहे हैं, ताकि इम्प्योरिटी निकल जाए और हमको प्योर कंपाउंड मिले, जो भी मिले। तो क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली यूज फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। इस प्रोसेस के अंदर जो इम्प्योर सॉलिड है और मिक्सचर है उसको हीट किया जाता है सूटेबल सॉल्वेंट के साथ। एग्जाम्पल, अल्कोहल, वाटर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म। ठीक है। इन सब के साथ, मतलब कि जो इम्प्योर सॉलिड है, मतलब कि जो भी हमको मिला हुआ है, उसको हम हीट करते हैं इन सब के साथ, सॉल्वेंट के साथ। देखो, कोई सॉल्वेंट क्या होता है, बेसिकली कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिल के बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जो कि सॉलिड, देखो सॉलिड क्या होता है जो कि लेसर क्वांटिटी में होता है, जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट, और अदर देन दैट सॉल्वेंट हो जाएगा। जैसे मैंने पानी में नमक डाला, तो पानी जो है वो क्या है, मेरा सॉल्वेंट है, और नमक मेरा क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है। तो किसी भी सॉल्वेंट के साथ हमने हीट किया, फिर क्या होता है, उस सॉल्यूशन को फिल्टर करने के बाद उस फिल्ट्रेट को हम ठंडा करते हैं, तो वो क्या करता है, क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है। ठीक है।
और इसको हम फिल्ट्रेशन से साफ करके और उसको सुखा देते तो क्रिस्टल बन जाता है, बेसिकली यही है। ठीक है। देन जस्ट अ सेकेंड। देन क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि ये अभी हमने पढ़ा ही है। ठीक है। उसके बाद देखो डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है कि कन्वर्ट करना होता है हमको लिक्विड से पहले वेपर में, फिर उस वेपर को वापस से हम कंडेंस कर देते हैं लिक्विड में। ठीक है। तो बेसिकली डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन क्या होता है? वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन। ठीक है। ये मेथड किया जाता है टू सेपरेट द लिक्विड्स विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स और लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉलिड और सॉलिड्स। ठीक है। जिनका डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होता है उसके हिसाब से उन उन डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से उनको हम सेपरेट करते हैं, उसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है। और देन आता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन बेसिकली क्या होता है कि एक ही डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स को एक ही फ्रैक्शन में रखा जाता है और फिर मतलब प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का। ठीक है। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग देखो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं इस तरह से जो कि सेपरेट करते हैं टू और मोर वॉलेटाइल लिक्विड्स को। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है पता है? वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जो एवपोरेट हो जाए, जैसे कि केरोसिन है, पेट्रोल है, ये सब वॉलेटाइल लिक्विड्स है। ठीक है। देन आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मीन्स देखो, क्रोमा मीन्स होता है कलर। ठीक है। is based on the difference in the rates at which components of a mixture are absorbed in the suitable absorbent। ठीक है। कि इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मिक्सचर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कौन से सूटेबल अब्सॉर्बेंट पे क्या हो रहे हैं, अब्सॉर्ब्ड हो रहे हैं। एग्जाम्पल है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी भी होता है एक। पेपर क्रोमेटोग्राफी सी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, गैस। ठीक है। तो सबसे कॉमन जो है ये पहले के तीन जो है यही सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद है अपना सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये सबसे आसान है। देखो क्या होता है कि कोई भी सॉलिड कंपोनेंट जो होगा वो लिक्विड के अंदर नीचे बैठ जाएगा। अगर मैंने सैंड को डाल दिया वाटर के अंदर तो बेसिकली जो सैंड है वो क्या होगी, नीचे आ जाएगी, नीचे हो जाएगी, मतलब नीचे सेटल हो जाएगी। तो जो ऊपर का वाटर है उसको मैंने अगर फिल्टर कर लिया तो मुझे प्योर मिल गई चीज। तो उसी को अपन सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। देन है द कंसेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट। द constant टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम लिक्विड अपॉन ऑब्जॉर्बिंग हीट अंडर नॉर्मल प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, है ना, उसको अपन मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। Then the melting point of a substance is a fixed temperature, but if there are impurities in a substance, the melting point of that substance can change considerably। किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, बट डिपेंड करता है उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटी है ना। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटी होती है तो उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या करता है, दोनों ही डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है। दोनों के अंदर चेंजेस आते हैं, दैट मीन्स। फिर है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड चेंज हो जाए वेपर में अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये नहीं कि हम अलग से प्रेशर लगा रहे हैं उस पर। ठीक है। देन आता है फ्रीजिंग पॉइंट। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए, है ना, बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी को निकाल कर। ठीक है। उससे अपन क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस टेम्परेचर पे जो है वाटर फ्रीज हो जाता है। ठीक है। और बॉइल कौन से टेम्परेचर पे होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये रहा। ठीक है। देन एवोपरेशन। एवोपरेशन अपन ने पढ़ा हुआ है। एवोपरेशन सबसे बेसिक वाला है ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या करता है? कूलिंग कॉज करता है ना। होता क्या है इसके अंदर? जिनका मॉलिक्यूल हैविंग, देखो काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के पास भी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी 12 mv², है ना। Having higher can escape from the surface of the liquid, therefore average kinetic energy of the rest decreases, therefore cooling takes place during evaporation।
ठीक है। कोई सरफेस है, सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या हुआ, उनमें क्या हुआ कि उनकी मॉलिक्यूल की हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो मतलब वो हाई काइनेटिक एनर्जी मतलब वो मूव करेंगे, तो ये मूव करने लग गए यहाँ से सपोज। ठीक है, तो सरफेस पे तो नहीं होंगे, तो जो बाकी के एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी बाकी के मॉलिक्यूल्स की, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जिनकी हाई थी वो तो चले गए। ठीक है, जो रह गए उनकी तो ऑलरेडी कम हो गई, तभी तो वो जा नहीं पाए, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग कॉज होता है, मतलब कूलिंग इसका रीजन होता है। ठीक है, देन एवोपरेशन जो है अफेक्ट करता है 3 फैक्टर से, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर और सरफेस एरिया, ये कोई नहीं पूछेगा। देन वेपर प्रेशर, है ना, क्या होता है बेसिकली, वेपर का प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। बट ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का, लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। मतलब जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, इट मीन्स कि उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो उतना ही कम है। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उतना वेपर, मतलब उतना वो चीज़ प्रेशर नहीं लगा पाएगी, है ना। देन आता है कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स गैसियस टू लिक्विड स्टेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस का चेंज होना उसके गैस से उसके लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और फिर उसको कूल कर दें, है ना, तो वो वापस से जैसे कि गैस से लिक्विड में चेंज हुआ, ठीक है, और फिर मैंने इसको कूल डाउन कर दिया, तो वो लिक्विड से वापस गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कंडेंसेशन होता है। अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि 3 सितंबर को आया था। तो वो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो फास्ट मूव करेगा स्पीड ऑफ लाइट से। ये स्पीड वगैरह नहीं दी हुई थी, तो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ ठीक है, वैसे तो इससे ज़्यादा स्पीड किसी मॉलिक्यूल की नहीं होती, बट अगर ऑप्शन में हिग्स बोसोन था तो वो उसका आंसर था, और टेक्योन ये भी जो है, ये भी ये डिस्कवरी है, रिसेंट डिस्कवरी, कि इसका जो कहते हैं कि जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा है। तो अगर ये दो ऑप्शन थे तो ये करेक्ट हो जाएंगे इसके। थैंक यू।